साथियों नमस्ते। मैथ विद शुभ में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं और आज हम 1 से 7 तक इस प्रश्नावली के संपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब नीचे लिखी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, पहले हमें उनके अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं और एक को छोड़कर और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। ये कुछ अभाज्य संख्या के उदाहरण लिखे हैं, 2, 3, 5, 7, 11। और हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से भाग दे सकते हैं। अभाज्य संख्या से भाज्य संख्या पे जो भाग देने पर जो गुणनखंड है उसे हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए प्रश्न 1 सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा 140। 140 को हम 140 एक भाज्य संख्या है, अब इसे हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो हमारी पहली अभाज्य संख्या जो है वो है 2। चलिए हम इसमें 2 का भाग देते हैं। ये 2 का हम इसमें जब भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 आ जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर 70 बचेगा। तो यहाँ पर हम 70 लिख देते हैं। अब 70 को हम 2 से काटेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 3 बार जाएगा और यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, 2 पंचे 10। अब 35 एक विषम संख्या है, ये 2 से तो कटने नहीं वाली, तो इसे हम 3 से काटते हैं। पर 1 मिनट, काटने से पहले हम इन संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। अगर वो जोड़ 3 के पहाड़े में आता है तो मतलब वह 3 से कट जाएगी। 5 और 3 8 होता है, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो चलिए इसे हम 5 से काटते हैं। इसे हम 5 से जब काटेंगे, 5 से काटे हैं तो 5 सती 35, 7 बार जाता है। और यहाँ पर जो 7 है वो खुद एक अभाज्य संख्या है। जो हमारी 7 है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से ही कटेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए, अब हमें इसको अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए इसे हम गुणनफल के रूप में भी लिख देते हैं। तो सबसे पहला 140 लिखेंगे, बराबर में इसके अब गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जो संख्या डबल आई है उसे हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। ये 140 बराबर, ये 2 बार है तो हम इसका घात लगा के लिख देते हैं। ये उत्तर भी आपका सही है, ये उत्तर भी सही है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है हमारा 156। आइए 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 156 को हम 2 से काटते हैं। पहली हमारी अभाज्य संख्या 2 है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ये हमारा 14 बार जाएगा। यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, ये 6 हम लेंगे और 2 अट्ठे 16, ये 8 बार जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 78 आएगा, ये हमने 2 से काटा। अब हम 78 को 2 से काटते हैं। 78 को हम जब 2 से काटेंगे तो 2 का 2, 78 भी एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का 2, 2 तिया 6, ये 3 बार जाएगा। यहाँ एक शेषफल बचेगा, 2 नाम 18, ये 39 आ जाएगा। ये 39 काय से कटेगा, ये 3 और 9, ये 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये हमारा 13 आ गया। 13 एक अभाज्य संख्या है, ये देख सकते हैं आप, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 स्वयं से कटेगा, ये 13। अब इसे हम अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो हमारा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर में 156। मैं नीचे इसका अच्छे से आंसर लिख दे रहा हूँ। ये 2 2 बार है तो इसका अपन घात लगा देंगे,
और ये 3 और ये 13, ये इसका आंसर हो। प्रश्न संख्या 3 है 38-25। आइए इस 38-25 को सॉल्व करते हैं। ये 38-25 है, ये एक विषम संख्या है, तो ये 2 से तो कटने नहीं वाली, तो 2 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3। चलिए इसको 3 से काट कर देखते हैं। जब हम इसे 3 से काटेंगे 38-25, तो ये 3 एकम 3, ये 8, 3 दूना 6, ये 2 से इस फल बच जाएगा, 2 का उतारा ले लेंगे, 2 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ 1 से इस फल बच जाएगा, और ये 5, 3 5 15, ये पूरा विभाजित हो चुका है, ये हमारा 1275 आया, और इसे हमने 3 से काटा। इस 1275 को भी हम 3 से विभाजित करते हैं। 1275 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो हमारा आएगा 1275। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये 7 का उतारा लेंगे, 7 लिखा है, 3 दूना 6, ये 1 बचा, ये 5 का उतारा ले लेंगे, 3 5 15, ये हमारा आ जाएगा 425। अब ये 425 जो है 5 से विभाजित होगा, तो ये हम 5 का भाग देते हैं, 5 5 अठी 40, 40 आ जाएगा, ये 42 लिखा है, तो 2 से इस फल बच जाएगा, 5 का उतारा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 25, 5 25। फिर से हम इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 3 बच जाएगा, 8 में 5 गई, 3 बच जाएगा, ये 5 5 5 सत्ते 35 आ जाएगा, ये 17 बचा। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 17 17 से ही कटेगा। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, अब हम अभाज्य गुणनखंडों को इसके गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। ये हमारा 38-25 हो गया, ये हम इक्वल लगाएंगे, ये 3 हमारा 2 बार है, तो हम 3 की घात लगा देते हैं, 3 की घात 2 लगा देते हैं, ये 5 2 बार है, तो 5 की घात 2 लगा देते हैं, और 17 एक ही बार है, तो 17 एक, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है 5005। ये गाइस बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए, इसके लास्ट में 5 है, तो इसलिए हम इसे 5 से विभाजित करते हैं, तो 5 एकम 5, ये 0 का 0, ये 0 का 0, ये 5 एकम 5। अब ये 1001 का ऐसे कटेगा, तो ये 1001 5 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या 7 है, तो हम 7 से ट्राई करते हैं। चलिए हम इसे 7 से ट्राई करते हैं, ये हो गया हमारा 7, तो हमें 1001 में भाग देना है, तो 7 एकम 7, 7, 10 में 7 गए, 3 बचेगा, ये 0 का उतारा ले लेंगे, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से इस फल बच जाएगा, फिर यहाँ पर 1 उतारेंगे, और 30 7 21, ये हमारा 147 आ जाएगा। ये हमने 7 से काटा है इसको। अब ये 147 हमारी अगली अभाज्य संख्या 11 है, हमारी 7 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 11 है, तो इसलिए 147 को 11 से काटेंगे। 147 को 11 से काटेंगे, तो 11 एकम 11, ये 3 से इस फल बच जाएगा। सॉरी गाइस, इसको 11 से नहीं काटेंगे, हाँ सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पर 7 दूना, यहाँ मिस्टेक मुझसे एक हो गई है, यहाँ पर 7 21 आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर भी 3 आएगा। अब इसे हम 11 से काटेंगे, यहाँ 11 एकम 11, ये 3 का उतारा लेंगे, 11 3 33, ये पूरा विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर हमने 11 से काटा, तो यहाँ पर 13 आया, और 13 एक अभाज्य संख्या है। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, अब इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ये हमारा 5005 हो गया, ये 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यहाँ पर कोई संख्या 2 बार नहीं है, तो हमें घात लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 3 है 336 और 54। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 336 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे,
तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से कट जाएगा क्योंकि पीछे सम संख्या लगी हुई है। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, ये 168 आ जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, और ये फिर 2 से हम काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, और ये हम फिर इसको काटेंगे तो 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, और 3 7 21 हो जाएगा। 7 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कट जाएगी। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात 4 लिख लेते हैं, और ये हमारा 3 हो गया गुना 7 हो गया। अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड करने पर मुझे मिलता है, करके देखता हूँ क्या मिलता है। 2 से काटेंगे, 2 तो 2 दूना 4, 2 7 एक शेषफल बच जाएगा, 2 सत्ते 14, ये 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, और ये 9 3 त्रिका 9, और ये 3 3 से ही कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 एक बार है और 3 3 बार है। चलिए इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो 336 और 54 का HCF क्या है? जो संख्या दोनों में कॉमन हो हमें वो लेना है, और सबसे न्यूनतम घात लेनी है। तो इन दोनों में कॉमन मुझे 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, लेकिन हमें न्यूनतम घात लेनी है। तो 2 की घात न्यूनतम घात 2 दिख रही है, और 3 की न्यूनतम घात भी 1 दिख रही है, तो ये 6 हो जाएगा। इसका HCF 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 336 और 54 का हमें LCM निकालना है। LCM में हमें क्या करना है, सभी गुणनखंडों को लेते हैं और उच्चतम घात लेना होती है। तो मुझे सभी घात लेनी है, तो 2 की उच्चतम घात मुझे 4 दिख रही है, 3 की उच्चतम घात मुझे 3 दिख रही है, और 7 तो अपन को लेना ही है। तो ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 91, सॉरी इनका गुना आएगा। इनका गुना मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आप इसका करके देख लेना ट्राई, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो इसका गुणा करने पर मुझे मिलता है 3024। 3024 मुझे इसका गुणा करने पर मिल रहा है। चलिए अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच में क्या करते हैं, हमारा सूत्र है A गुना B बराबर HCF इंटू LCM। ए हमारा क्या है 336, बी हमारा क्या है 54, HCF हमारा कितना है 6, LCM कितना है हमारा 3024। अब इनका गुणा करने पर मुझे प्राप्त हो रहा है 18144, और इस वाले का गुणा करने पर भी मुझे प्राप्त हो रहा है 18144। आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं, मैंने वीडियो पे टाइम बर्बाद ना हो इसलिए डायरेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। प्रश्न संख्या 5 है 74 29। ये 74 29 कहाँ से कटेगा, तो ये 74 29 को मैंने काट कर देखा, ये 2 से नहीं कट रहा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। ये सब मैंने पहले से ट्राई कर चुका हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। एक बार मैंने कर लिया है, मैं आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए इस सवाल को डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो मैंने ट्राई किया तो ये 17 से कट रहा है, चलिए इसे 17 से विभाजित करते हैं। 17 से ये 74 29 आ जाएगा हमारा। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, ये 4 बार जाएगा। 17 पंचे 17 चौको 68, 17 पंजा 85 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 चौको 68 ही रखेंगे। ये 14 में 8 जाएगी, 1 2 3 4 5, ये 5 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। ये हम 2 लेंगे, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, ये 3 बार जाएगा। यहाँ पर एक शेषफल बच जाएगा, यहाँ पर भी एक मिनट गाइस, सॉरी 17 चौको 68, ये 14, 14 में 8 गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आएगा। अब यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर भी एक, और ये 9 का उतारा ले लेंगे।
17 सत्ते 119, ये 119 आ जाएगा, ये पूरा इससे विभाजित हो जाएगा। ये आया हमारा 437, 19 से 17 से काटने पर 17, 17 चौको 68, 17 से काटा, ये 437 हमारी अगली अभाज्य संख्या जो है 19 से कटेगा। चलो इसे 19 से विभाजित करते हैं। तो ये 19 को 437 से काटते हैं, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 दूनी 38 बार जाएगा, और ये 38 बार जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 13 में 8 गई, 1 2 3 4 5, ये 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 19 30 57, ये 23 बन जाएगा। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 23 स्वयं से कटेगी। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो ये रहा हमारा 74, 74 29, इसके बराबर में हम लिख देंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF है। तो सीधी सी बात है, हमें ये दो संख्याएं दी हुई है, हमें इनका HCF और LCM निकालना है। फिर इसमें सूत्र दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, मतलब ये वाला सूत्र। ये दो संख्याएं दी हुई है, इनका गुणनफल और इनके LCM और HCF बराबर आना चाहिए। इसकी हमें जांच करनी है और इनके LCM और HCF भी ज्ञात करने हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है 26 और 91। तो हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम जब 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएंगे। इसे हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 13 आएगा। ये 1 से अभाज्य संख्या, ये 2 गुणे 13 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। अब ये है हमारा 91, 91 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ये हम 7 से कटेगा, तो ये 13 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये 13 एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से ये इसके 7 गुणे 13 इसका इसके अब 91 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब हम इनका LCM और HCF ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 26 91 का HCF। इसका HCF कितना आएगा? HCF हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि दोनों के गुणनखंड में जो भी संख्या कॉमन हो तो वो इसका HCF है। तो इन दोनों के गुणनखंड में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे इन दोनों के गुणनखंड में ये 13 कॉमन दिख रहा है, तो इसे हम 13 इसका HCF हो जाएगा। अब इसका हम LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 91 का LCM। LCM में हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में के दो गुणनखंड पूरे लिख लेने हैं हमें। जैसे इसमें 2 है, 7 है, और जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसको हमें सिर्फ एक बार लेना है। तो ये इसका हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करा देते हैं। तो गुणा करने पर मुझे मिलता है 26 और 2 गुणे 7 गुणे 13 करने पर 13 7 91, 91 दूनी 182, 182 मुझे इसका LCM मिलता है। चलिए अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच, तो हमारा सूत्र है A गुणे B, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो A में इस 26 को मान ले रहा हूँ और B में इस 91 को मान ले रहा हूँ, और HCF LCM हमारे पास है। अगर इन दोनों का LHS बराबर RHS आ जाता है तो मतलब ये हमारे निकाले गए HCF और LCM सही है, और जो कि प्रश्न कह रहा है हमें यही करना है। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं A गुना B बराबर HCF इंटू LCM। A गुना B,
ए हमारा 26 हो गया, बी हमारा 91 हो गया और HCF हमारा 13 आया है और 182। तो 26 और 91 का गुना करने पर मुझे मिलता है 26 और 91 का गुणा करने पर मुझे मिलता है 2366। तो यहाँ पर मैं 2366 लिख देता हूँ। और इसका 13 और 182 का गुणा करने पर भी मुझे मिलता है 13 और 182 का गुणा करने पर भी मुझे इतना प्राप्त होता है। मतलब हमारे निकाले गए आंकड़े सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 510 और 92। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 510 के गुणनखंड आ जाएंगे। चलिए कर देते हैं। 510 के गुणनखंड, तो ऐसे हम जब आज सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। 2 दूना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये एक शेषफल बचेगा। 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ये 455 आ जाएगा। फिर इसे हम 5 से काटेंगे। 5 से काटने पर आएगा, नहीं इसे हम 3 से काटेंगे। अभी ये 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, ये हमारा अभी गलत हो गया है, रुकिए। 510, 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आएगा। सॉरी गाइस, ये 3 से अब कट जाएगा। 2 दूना 4 होता है, यहाँ मैंने 4 लिख दिया था। क्या है, मैं अभी नया मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया है, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। 1-2 वीडियो के बाद वो सही आ जाएगा गाइस। तो 3 से काटते हैं। 3 7 21, 3 7 21, ये 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा। ये एक शेषफल बचेगा। 3 5 15 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, ये 3 शेषफल बचेगा। 5 7 35 और ये 17 एक बार में जाएगा। ये अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड हम लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब हम 92 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 92 के गुणनखंड कितने आते हैं, चलो देखते हैं। ये रहा हमारा 92, इसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। ये 2 से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 छक्का 12 हो जाएगा। और ये 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये 23 एक अभाज्य संख्या है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 2 गुना 2 गुना 23। ये हमारे 92 के गुणनखंड है। चलो अब इसका हम LCM और SCF निकालते हैं। तो LCM इसका कितना आएगा, LCM 510 और 92 का। तो LCM इसका आएगा। LCM में हम क्या करते हैं, उच्चतम घात लेते हैं और सभी गुणनखंडों को लेते हैं। तो उच्चतम घात 2 की कितनी दिख रही है, मुझे यहाँ दिख रही है 2 बार, तो इसको मैं स्क्वायर लगा के लिख देता हूँ। और एक बार मुझे 3 को लेना है। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है और 23 एक ही बार है। तो इन सब का मुझे गुणा कराना है। इन सब का गुणा करने पर मुझे प्राप्त होता है, इन सब का गुणा कराने पर मुझे प्राप्त हो रहा है 23,460। आप लोग करके देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम इसका HCF निकालते हैं। HCF 510 और 92 का। HCF में हम क्या करते हैं, जो हमें इन गुणनखंडों में कॉमन दिखे हम उसे लेते हैं। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है और मुझे कॉमन इसमें कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका HCF 2 हो जाएगा। अब हमें इनकी जांच करना है। चलिए इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जांच हेडिंग डालनी है और A गुना 20, ये मैंने सूत्र आपको बताया है, ये सूत्र डाल लेना है। HCF इंटू LCM, ये सूत्र हो गया। ए हमारा कितना है 510, बी कितना है 92, HCF हमारा कितना है 2 और LCM हमारा कितना है 23,460। अब इनका हम गुना कराते हैं। 510 और 92 का गुणा कराने पर मुझे मिल रहा है 46,920 और इसका भी गुणा करने पर मुझे मिल रहा है 46,920। मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन आंकड़ों की जो है HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में 12, 15, 21, तो हमें 12 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 12 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 2 छक्का 12, 2 ती 6 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 गुना इनमें गुणनखंडों का मतलब होता है कि इनका गुणा हम जब करेंगे तो हमें ये 12 फिर से प्राप्त हो जाएगा। ये 15 के हम गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15, ये 3 गुना 5 हो जाएगा। और 21 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 7, 3 7 21 हो जाएगा। ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसका हम सबसे पहले HCF निकालते हैं। 12, 15, 21 का HCF में हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें कॉमन दिखे हम उसको लेते हैं। यहाँ कॉमन मुझे दिख रहा है 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो यहाँ 3 इसका HCF हो जाएगा। अब इसका हम LCM निकालते हैं। 12, 15, 21, यहाँ लिख देंगे का LCM में हमें क्या करना है, सारे गुणनखंड लेना है और उच्चतम घात लेना है। 2 की उच्चतम घात मुझे 2 बार दिख रहा है तो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया है। और ये 3 गुना 5 गुना 7, 5 ती 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंची 60, 6 7 42, 420 इसका गुणा आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। LCM और HCF निकल जाएंगे। अब हम दूसरे वाले का करते हैं HCF और LCM ज्ञात। इनको हम डब्बे में बंद कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है 17, 23, 29, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के गुणनखंड क्या आएंगे। 17 जब कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं मिले तो हम उसके गुना में 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 गुना भी हम 1 कर देंगे। और 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है तो हम 29 गुना 1 कर देंगे। तो इसका हम HCF और LCM निकाल देंगे। 23, 29 का HCF हमें कॉमन तो एक ही दिख रहा है तो HCF एक ही हो जाएगा। और 17, 23, 29 इनका हमें LCM भी ज्ञात करना है। LCM में हमें सभी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है। तो 17 गुना 23 गुना 29, इन सब का गुणा करने पर मुझे प्राप्त होता है, इन सब का गुणा करने पर मुझे प्राप्त हो रहा है 11,339, 11,339, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका HCF और LCM हमने ज्ञात कर दिए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 8, 9, 25, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। 8 के गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 के हम गुणनखंड करेंगे 3 गुना 3, 3 त्रिका 9। 25 के हम गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 5, 5 25। इस प्रकार से हम तीनों के गुणनखंड निकाल लेंगे। अब हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, 9, 25 का LCM। आप चाहे तो LCM पहले निकाल सकते हैं और चाहे तो HCF पहले निकाल सकते हैं। तो इसका LCM में हम क्या लेते हैं, उच्चतम घात लेते हैं। तो 2 मुझे 3 बार दिख रहा है तो 2 की घात 3 लिख दिया। 3 मुझे 2 बार दिख रहा है तो 3 की घात 2 लिख दिया। 5 मुझे 2 बार दिख रहा है तो मैंने 5 की घात 2 लिख दिया। इन सब का गुणा करने पर मुझे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो है 1800। वीडियो लंबी ना हो इसके कारण मैं गुणा कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आप स्वयं करिएगा। चलिए अब इसका HCF निकाल लेते हैं। 8, 9, 25 का, एक बात मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 3 संख्याओं का गुणनफल और इनका HCF और LCM ये बराबर नहीं होता है। मतलब A गुणा B गुणा C, मतलब 3 संख्या दी हो, जैसे हमें 3 संख्या दी हुई है 8, 9, 25 और कोई कहे इनका HCF
और एलसीएम इन तीन संख्याओं के गुणा और एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, तो ये असत्य बात है। सिर्फ अगर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होगा। और अगर तीन संख्या है और इनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर होने की बात कहें तो ये असत्य बात है। तो इसका एचसीएफ मुझे कॉमन यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 5 है और कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ पर 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना होता है। प्रश्न संख्या 4 है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो गाइस मैंने जो आपको सूत्र बताया था, ए गुना बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसमें हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई है और इसका हमें एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो हमें एक ये एलसीएम ज्ञात करना है। जब हमें कोई तीन चीजें दी हो और चौथी निकालनी हो तो उसे हम पक्षांतर से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल में दिया है ए बराबर 306, बी बराबर 657, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है और एचसीएफ बराबर हमें 9 दिया गया है और एलसीएम बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं गणना। तो हम सूत्र लिखेंगे ए गुना बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए हमारा कितना है 306, बी हमारा कितना है 657, एचसीएफ हमारा 9 है और एलसीएम हमें ज्ञात ही करना है। तो एलसीएम तो 306 गुना 657, ये 9 गुने में है तो यहाँ मैं इसे बटे में कर सकता हूँ और बटे बराबर में एलसीएम को रहने देते हैं। और ये 9 का भाग मैं जब 306 में लगाऊंगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 9 चौका 36, मुझे 34 प्राप्त हो जाएगा। तो 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। अब मैं 34 और 657 का जब गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 657 का गुणा करने पर मुझे प्राप्त होता है 22,338, 22,338 इसका एलसीएम प्राप्त होता है। और इसे हम या करके एलसीएम बराबर 22,338 लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, सॉरी मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखना भूल गया, प्राकृत संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और यहाँ पर 6n हमें दिया, 6 की घाते n हमें दिया हुआ है। तो हमें जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त होगी। चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं वो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये कह रहा है कि जो 6 है इसकी घाते कुछ भी आएगा तो इसका इकाई का अंक 0 आएगा, अंक 0 पर समाप्त होगी। तो 6 का जैसे हम प्राकृत संख्या 2 लिखते हैं तो 6 × 36, 0 नहीं आता। अब हम देखते हैं 0 आने की शर्त क्या है। जब भी किसी संख्या के गुणनखंड में 5 और 2 होता है तब हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे 5 दूना 10। अब जैसे हम 25 के वो 20 के गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 5 गुणा 2 गुणा 2। मतलब जब भी 0 आता है तो उसके गुणनखंड में 5 और 2 आना आवश्यक है, तभी 0 पर समाप्त होगी। जैसे अब 6 का, जैसे यहाँ पर हम 20 का, अब यहाँ पर चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या आए तो यहाँ पर 0 पर ही अंक पर 0 पर ही समाप्त होगी। जैसे 20 का स्क्वायर 400,
अगर उसके गुणनखंड में 5 और 2 आ रहा है तो वो निश्चित तरीके से अंक 0 पर समाप्त होगी। चलिए इसे हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 6n, फिर इसको हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 3 हो जाएगा और यहाँ पर हम चूंकि लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आना आवश्यक है। ये हम यहाँ पर भाषा लिखेंगे। इस तरीके से हमें प्रश्न 5 सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो गाइस दोस्तों, कोई भी चीज भाज्य संख्या कब होती है, जब उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, तभी वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर जिसके 2 गुणनखंड हुए तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जब भी कोई भाज्य संख्या होती है तो उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अगर इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो पहले इसे हम हल करते हैं। सबसे हमारा पहला है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करते हैं। 77 गुणे 13, 77 गुणा 13 करने पर हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पर हमें 13 कॉमन लेना है। हम यहाँ पर 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 7 गुना 11, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 और 77 प्लस 1 हो जाएगा, ये से हो जाएगा 77 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 78। 13 गुने 78 इसका आंसर हो जाएगा। और हमें यहाँ पर इसके जो है 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं 13 गुणा 18 के, तो इसलिए यहाँ हमें भाषा लिखनी है, क्योंकि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए इसका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेते हैं। ये 5 इधर से यहाँ आ गया और ये 5 एक ही बार है। यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। इन सब का हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा, इन सब का गुणा कराने पर आता है 1008। आप स्वयं करिएगा, मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए यहाँ पर प्लस 5 है, वो प्लस 1 है, एक 5 तो बाहर आ गया है। अब यहाँ पर ये 5 गुना ये 1009 हो जाएगा और 5 गुना, तो यहाँ पर भी हमें यही भाषा लिखना है। इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड
संभव है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न है, इस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, ये एक गोल वृत्ताकार पथ है। इसका एक चक्कर लगाने में रवि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को इसी को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। इसमें लिखा है कितने कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो रवि 18 दूनी 36, इसके कितने चक्कर लगाने हैं? 18 दूनी 36, 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 2 चक्कर ये 36 मिनट में लगाएगा और ये 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगा पाएगा और ये 4 चक्कर लगा पाएगा 36 मिनट में। तो बीच का आंकड़ा हमें निकालना है और इसका मतलब एलसीएम का यही होता है कि बीच की संख्या आ जाए कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो, मान लो यहाँ से हमने चालू शुरू किया तो यहाँ पर कब मिलेंगे। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जब 18 व 12 का एलसीएम होगा। चलिए अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं हम दोनों संख्याओं का, साथ में 18 और ये हो जाएगा 12। ये 2 का 2, 2 नाम 18, 2 चौको 2 छक्का 12। अब इसे हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और ये अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, ये 3 एक बार में और ये 3 एकम, ये 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसका गुणा करने पर आएगा 2 दूना 4, 4 ती 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36। 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अतः भी लिख सकते हैं, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैथ विद शुभ में ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद।